फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट एडिटोरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। देखो स्टूडेंट, 7 मेजर स्कीम्स एग्रीकल्चर के लिए आए हैं। और भी जानते हो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को जो हेड कर रहे हैं वो पूर्व सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है, उन्होंने करके दिखाया। ही इज़ वेरी फाइन एडमिनिस्ट्रेटर। तो 7 मेजर स्कीम्स अनाउंस किया गया एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर देखोगे तो एग्रीकल्चर फ्रंट पे बहुत कुछ कमिटमेंट हुआ है अभी तक, मगर रिजल्ट वो नहीं आया है जो रिजल्ट आना चाहिए एग्रीकल्चर फ्रंट पे। हाँ, हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 फार्म लॉस लेके आए थे 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, बट जानते हो। और उसमें भी देखो इंटेंशन देखोगे यदि वो फार्म लॉस का, तो इंटेंशन कोई बुरा नहीं था, इंटेंशन बहुत सुंदर था। उसके बावजूद भी बैकलैश हो गया और वो तीनों एक्ट को निलंबित करना पड़ा, उसको ख़त्म करना पड़ा। तो अभी इस तरह का स्कीम का ज़रूरत है, बट खाली स्कीम अनाउंस करने से नहीं होगा, है ना। स्कीम को ठीक से इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि प्रीवियसली भी हुआ है ऐसा कि बहुत सारे स्कीम अनाउंस हुए मगर ठीक से काम नहीं हुआ है। एनीवे, इसको हम लोग डिटेल्स में देखने जा रहे हैं। सेकेंड एडिटोरियल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बताओ 90 के दशक में, 90s में, थैंक्स टू द 80s स्कीम, 80 में हम लोग कुछ स्कीम चलाए थे ऑयल सीड्स को लेके, और 1990s आते आते हम ऑयल सीड में सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे स्टूडेंट। बट बताओ अभी तो स्थिति बहुत ख़राब है। अभी कैन यू बिलीव इट, 50 to 55% वेजिटेबल ऑयल बाहर से लाना पड़ता है कंट्री में, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से लाना पड़ता है अधिकतर। तो इतना ज़्यादा डिफिसिट कैसे हो गया और सरकार क्या कर रही है, सवाल उठेगा ना, क्योंकि प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज आपका जा रहा है इसी में। देखो इंडिया अभी देखोगे, मोटा मोटी आंकड़ा देखोगे तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वही $50 बिलियन का, ऐसे कुछ एग्रीकल्चर में बता रहा हूँ। इंपोर्ट करता है 30 का, तो अभी भी $20 बिलियन में सरप्लस है। $20 बिलियन का सरप्लस है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में। 50 एक्सपोर्ट, 30 इंपोर्ट, तो कितना हुआ 20 सरप्लस में। मगर जो 30% जो $30 बिलियन का जो इंपोर्ट हो रहा है, उसमें से 15 से लेकर 17 के आसपास वो केवल एक ही कमोडिटी है, डैट इज़ वेजिटेबल ऑयल। इसका मतलब अधिकतर जो हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर फ्रंट पे, वो हम लोग वेजिटेबल ऑयल ही कर रहे हैं। समझेंगे इसका रूट कॉज, समझेंगे कि इतना कैसे बढ़ा है, इंपोर्ट इतना क्यों मंगवाना पड़ रहा है, समझे ना। तो कंट्रोलिंग इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल, मैनी रिपोर्ट्स बट नॉट मच एक्शन उतना नहीं लिया गया है जितना एक्शन लेना चाहिए। और प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे कि भारत में सोयाबीन का कितना कम प्रोडक्टिविटी है, ऑयल सीड का कितना कम प्रोडक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड। लास्ट वन जो कि रिसेंट टाइम में भी बताए थे तुम लोग को, 2 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए, करेक्ट, इंक्लूडिंग सुनीता विलियम्स। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। 2025 में हम लोग जानते हो गगनयान लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस तरह इतना यदि केयरलेस एटीट्यूड होगा तो नहीं चलेगा। अभी बताओ, इनको फरवरी 2025 तक रहना है, तब तक जब तक स्पेस एक्स, वो एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है वो व्हीकल तैयार ना कर ले, क्रू तैयार ना कर ले, क्रू कैप्सूल तैयार ना कर ले। तो लेसन तो बहुत कुछ सीखना है इस एपिसोड से हमें। चलो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल्स। 7 मेजर स्कीम्स इन एग्रीकल्चर, स्टेट फास्ट कमिटमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सभी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे तो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दिया है 7 मेजर स्कीम्स को, और सभी को जोड़ोगे तो इसके लिए अप्रूव्ड किया है लगभग 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ रुपया दिया गया है ये 7 स्कीम्स को, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करना है 25-26 तक, समझ गए ना। हाँ, 2025-26 तक इसको खर्च करना है। 14,000 करोड़ को 2025-26 तक खर्च करना है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो 14,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है उसमें अधिकतर पैसा कौन से स्कीम में जा रहा है। तो पहला देखो, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, यानी कि एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करना। देखो बच्चे, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस,
आरबीआई का, हाँ, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, उसमें क्या बोला था कि जैसे यूपीआई ने बहुत सुंदर काम किया है, जैसे जाम ने बहुत सुंदर काम किया है, उसी तरह का काम यूएलआई भी करेगा एज पर द आरबीआई गवर्नर, और बिल्कुल करेगा क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर है भारत का। सही बात है ना। तो एग्रीकल्चर को भी डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है। जब डिजिटलाइजेशन किया जाएगा तो जितने भी स्टेक होल्डर है सब शामिल हो जाएंगे, बात समझे ना। और फार्मर को क्रेडिट मिलना आसान हो जाएगा। फार्मर का जो उसको मिलना चाहिए पैसा अपने क्रॉप्स के ऊपर, वो आसान हो जाएगा मिलना। तो इसको डिटेल्स में समझेंगे हम लोग। इसी एडिटोरियल में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है क्या। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा आउट ऑफ 14,000 करोड़, यानी कि 14,000 करोड़ में 3,000 करोड़ इसी प्रोग्राम के लिए दिया जाएगा। नंबर 1 प्रोग्राम। नंबर 2 देखोगे क्रॉप साइंस। देखो अभी जो दुनिया है क्लाइमेट चेंज का दुनिया है। यदि पहले वाला ही हम लोग सीड को रोपेंगे, ग्रो करेंगे तो नहीं चलने वाला है। देखते हो ना, अभी नॉर्म्स ऑफ द डे बहुत अलग हो चुका है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा फेमिन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड है। इस तरह का सिचुएशन है कि नहीं बताओ। तो जब तक हम लोग स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, रेजिलिएंट क्लाइमेट एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, तब तक नहीं होने वाला है। तो इसलिए क्रॉप साइंस को प्रमोट किया जाएगा ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी को अचीव किया जाएगा। इसके लिए देखो लगभग 4,000 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम जो डिजिटल से रिलेटेड है, सेकंड प्रोग्राम जो कि तुम्हारा क्रॉप साइंस यानी कि बेटर क्रॉप होना चाहिए उससे संबंधित है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया जा रहा है फर्स्ट स्कीम और सेकंड स्कीम में, एक में 3,000 करोड़, एक में लगभग 4,000 करोड़। आया समझ में। तीसरा स्कीम देखो, तीसरा स्कीम यही है कि एग्रीकल्चर का एजुकेशन। देखते हो अब फार्मर्स लोग को उतना समझ नहीं है फर्टिलाइज़र का, उतना समझ नहीं है सीड के बारे में, उतना समझ नहीं है कि फर्टिलिटी क्या होता है, इतना समझ नहीं है कि सोइल किस तरह मेंटेन करना चाहिए। तो उसके लिए देखो एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और सोशल साइंस को प्रमोट करने के लगभग 2,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। 1,700 करोड़ दिया जाएगा लाइफ स्टॉक, वही एलाइड एक्टिविटी, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन के लिए। लगभग 1,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा हॉर्टिकल्चर के प्रमोशन के लिए। हाँ, लगभग 1,000 करोड़ दिया जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र के लिए, वही लेबोरेटरीज हो, बेटर लेबोरेटरीज हो, वहाँ सॉइल टेस्टिंग हो, सीड टेस्टिंग हो, समझे। और लगभग 1,000 करोड़ दिया जाएगा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो ये 7 प्रोग्राम है। और ये 7 प्रोग्राम में जो 2 प्रोग्राम देख रहे हो या जो 3 प्रोग्राम देख रहे हो शुरुआत का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अमंग 7 प्रोग्राम्स। समझ गए स्टूडेंट। तो देखो ये जो पैसा जो 14,000 करोड़ है, ये 2025 और 26 तक ही खर्च करना, ऐसा नहीं है कि बहुत सा 2030 तक, ऐसा नहीं है। ये नेक्स्ट ईयर ही हमें खर्च करना है इसको। तो ये जितने भी स्कीम्स है, जो 7 स्कीम्स है, इससे फ़ायदा होगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंस डेवलप्ड होंगे फार्मर्स को फ़ायदा होगा और फूड सिक्योरिटी भी अचीव होगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी अचीव होगा बाय 2047 तक। बात समझे। तो यहाँ पे समझते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया ना इसके बारे में, यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। इसमें 2 कंपोनेंट्स इसके अंदर, यानी कि फर्स्ट स्कीम के अंदर 2 कंपोनेंट। पहला देखो कंपोनेंट देखो एग्री स्टैक। एग्री स्टैक का मतलब क्या है स्टूडेंट, वही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितने भी उसको स्टेक होल्डर है वहाँ सब अवेलेबल रहेगा। एक कम्प्रिहेंसिव और ऑथेंटिकेटेड डेटाबेस होंगे, समझें, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सिस्टम। इसमें क्या क्या होगा देखो, फार्मर से रिलेटेड उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा। फार्मर डेमोग्राफिक, कितने घर में कितने लोग सब है, कितना ज़मीन है उसका, वही लैंड होल्डिंग्स, कितना ज़मीन है उसका, क्या क्या क्रॉप्स उगाया जाता है उस खेत में, उस ज़मीन में कितना हेक्टेयर उसका ज़मीन है। लाइफ स्टॉक में क्या क्या है, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ और भी एलाइड एक्टिविटीज़ क्या क्या करते हैं फार्मर्स। और स्कीम्स की देखिए, राज्य सरकार का स्कीम ये है, केंद्र सरकार का स्कीम ये है, इसका लाभ लीजिए। ये सब भी चीज़ एग्री स्टेक में जोड़ा जाएगा, तो फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा इससे। बात समझ गए ना। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में जो पहला कंपोनेंट है दैट इज एग्री स्टेक। और एग्री स्टेक क्या है कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे ये सभी डिटेल्स उपलब्ध होंगे। दूसरा देखो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें अब कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा क्रॉप्स के बारे में, सोइल के बारे में, वेदर के बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, ताकि
कंप्रिहेंसिव जियो स्पेशल सिस्टम बन सके, यानी कि पूरा डेटा पता है कि देखिए वो इरीगेटेड लैंड नहीं है, यानी कि वहाँ मानसून फेड होगा, वहाँ पे कैनाल इरीगेशन नहीं हो सकता, वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं है, ये सब जानकारी। तो जानकारी के आधार पे क्रॉप्स को कल्टीवेट करना सही बात है। नहीं मान लो कि ऐसा जगह है जहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ राइस और व्हीट क्यों उगाओगे, वहाँ मिलेट्स उगाओ, तो बहुत फ़ायदा हुआ ना। फार्मर्स को बोलो मिलेट्स उगाने के लिए, मिलेट्स प्रमोट करने के लिए। तो ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कृषि को, एग्रीकल्चर को ये बहुत मदद देगा किस तरह डिसीजन लेना है आपको। और इसमें टोटल डेटा रहेगा रिलेटेड टू क्रॉप्स। अब बताओ सोयल कुछ और है और कुछ और लगाया जा रहे हो, क्योंकि हर सोयल हर क्रॉप्स के लिए सपोर्टिव नहीं हो सकता है कि नहीं, बताओ तो। वाटर रिसोर्स, कितना वाटर है वहाँ पे और वाटर का सोर्सेस क्या है, वो सभी डेटा वहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड पूरी तरीके से रहेगा, समझ गए। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, AI का यूज़ करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है डिजिटल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर में, फर्स्ट स्कीम में। ये हो गया फर्स्ट। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि एडवांटेज क्या होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो बहुत एडवांटेज है, समझ सकते हो कि यदि ठीक से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी ठीक से एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है उसका जो क्रॉप होल्डिंग्स है, लैंड होल्डिंग्स है, जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड, यदि ठीक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे बेटर क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल है ना, इंश्योरेंस मॉडल हो जाएगा, कौन से क्रॉप के लिए क्या इंश्योरेंस होना चाहिए, कब इंश्योरेंस होना चाहिए। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि टेनेंट फार्मर्स को पैसा ही नहीं मिलता है बैंक से, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को पैसा ही, बेचारे के पास कोलेटरल सिक्योरिटी ही नहीं है, तो फिर तो बेटर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सब्सिडी, जो भारत सरकार का सब्सिडीज़ है, जो राज्य सरकार का सब्सिडी है, वो ठीक से उसको पहुंच पाएगा। राइट टाइम में राइट इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि नहीं है, बताओ फार्मर्स के लिए। इससे क्या होगा कि वही फार्मर्स को टाइमली सपोर्ट होगा, ज़्यादा इक्विटेबल होगा ये अप्रोच। डेटा कलेक्शन होगा, है ना, एनालिसिस कैपेबिलिटीज। इससे क्या होगा कि पॉलिसी मेकर भी राइट टाइम में राइट इंटरवेंशन करके चैलेंजेस को वो कर सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं, चैलेंजेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटलाइजेशन है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एग्रीकल्चर में और फार्मर्स के साथ। आगे देखोगे तो और देखो स्कीम, सेकेंड स्कीम था ना क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें तरह तरह का क्रॉप वेराइटीज़ डेवलप करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज को ये झेल सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉर्म ऑफ द डे। और पहले वाला यदि सीड को उगाएंगे तो वो अब वो क्लाइमेट चेंज को झेल नहीं पाएगा। इसलिए जो सीड्स होने चाहिए वो नए होने चाहिए, ऐसे सीड्स होने चाहिए, ऐसे क्रॉप्स होने चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंज को झेल सके। हाँ, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ, दूसरा एग्रीकल्चर थर्ड स्कीम एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक सेपरेट स्कीम बनाया गया है ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, उससे रिलेटेड रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। हाँ, इसमें यही बात है कि जो एग्रीकल्चर एजुकेशन उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चीज़ डालने की ज़रूरत है। जो देखो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 था ना, उसमें बिल्कुल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको भी डालने की ज़रूरत है। तो मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन इज़ वाइटल, एजुकेशन को मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी एग्रीकल्चर प्रोफेशन को ले सके। ठीक है, ज़रूरी है कि नहीं। देखो पढ़ा लिखा आदमी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहता है, बहुत कम लोग हैं ना जो एग्रीकल्चर में आते हैं एंटरप्रेन्योर बनते हैं। अदरवाइज़ देखोगे तो अधिकतर जो है वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर से हम निकल जाए। मैं यदि एग्रीकल्चर में यदि एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, यदि एग्रीकल्चर में इस लेवल पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो हमारे जो यूथ जो है टैलेंटेड यूथ वो ज़रूर आएंगे इस तरफ भी। बट उसके लिए आपको पहले इकोसिस्टम डेवलप करना होगा, और ये जो व्यवस्था है ये इकोसिस्टम डेवलप करने में बहुत सहयोग करेगा। आगे देखो फाइनल कंक्लूजन क्या है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि ठीक है स्कीम अपने जगह है, मगर वॉक द टॉक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे पहले भी हमने दुनिया भर का स्कीम्स देखा है। मगर जिस हिसाब से फार्मर्स का इनकम डबल होना चाहिए, जिस हिसाब से फार्मर्स का पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से जो डिपेंडेंट वर्कफोर्स है फार्मिंग में वो घटना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हुआ। हाँ, तो पहले वर्क द टॉक करें। जो मेजर कंसर्न क्या है कि देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर में वो तो लगातार घटते चला गया है। जब तक एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं आएगा तब तक मॉडर्नाइजेशन नहीं आएगा। पेपर में तुम लिखते रहो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मजबूती से होना चाहिए, एग्रीकल्चर फील्ड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ तो।
यदि तुम रिसेंट आंकड़ा लोगे, रिसेंट डिकेड्स का देखोगे, तो जो जीडीपी का जो पैसा खर्च होना चाहिए था रिसर्च और डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर फील्ड में, वो कम होते चला जा रहा है। एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में, थैंक्स टू सी सुब्रमण्यम अंडर योर लाल बहादुर शास्त्री, तो एंड स्वामीनाथन ऑल्सो, नॉर्मन बोरलो ऑल्सो। तो देखो उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में जब जरूरत था तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, बहुत बड़ा एडवांसमेंट हुआ, उसके बाद तो ठप हो गया। उसके बाद हम लोग बोलते रहे कि ये लाएंगे रेवोल्यूशन, वो लाएंगे, कुछ नहीं हुआ। तो लाने की ज़रूरत है उस तरह का। तो एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट केवल ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है उतना तगड़ा जितना होना चाहिए था। अभी जिस हिसाब से करेंट चैलेंजेस है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, इनोवेशन होना चाहिए, राइट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, नया टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए। बात समझे स्टूडेंट? तभी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। खाली पेपर में वर्क करने से नहीं होगा, इस पर वर्क द टॉक भी करना पड़ेगा, इस पर काम भी करने की ज़रूरत है। समझ गए? कंप्लीटेड। आगे देखो, कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, मैनी रिपोर्ट्स बट नॉट मच एक्शन। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं कहूँगा कि ये बहुत सुंदर एडिटोरियल है जो पढ़ाने वाला हूँ मैं, और इसमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंट। और इसमें हम देखें कि स्थिति पहले ऐसा नहीं था इंडिया का ऑयल सीड्स में, स्थिति अभी बहुत दयनीय हो गया है। क्योंकि यदि आप इस तरह इंपोर्ट डिपेंडेंट रहोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस कभी भी आ सकता है, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ते चला जाएगा इस हिसाब से। खैर अभी तो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा, हु नोज फ्यूचर। समझ लो बात को ना? और एग्रीकल्चर फ्रंट पे तो हमें सभी चीज़ में मजबूत होना चाहिए। देखो यहाँ पर समझो बात को, थोड़ा स्टैटिक्स देखते हैं, थोड़ा डेटा देखते हैं कि जो एडिबल ऑयल है जो घर में खाते हैं हम लोग, जो तेल यूज़ करते हैं उससे संबंधित, हाँ बहुत सारा तेल है ना जी, हम लोग घर में सोयाबीन का भी तेल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड का भी यूज़ करते हैं, दुनिया भर का तेल यूज़ होता है, जानते हो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यदि दुनिया कंपेयर करोगे तो भारत में लगभग 15 से लेकर 20% ऑयल सीड एरिया है जहाँ पे ऑयल सीड को उगाए जाते हैं भारत में। अब ऑयल सीड बहुत तरह का है, जानते हो, रैप सीड है ना, नाइगर सीड है जो कि ट्राइबल एरिया सब में होता है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, यहाँ से तेल निकाला जाता है ना जी। यदि सभी जितने भी टाइप्स के ऑयल सीड होते हैं सबको लो तो दुनिया में देखोगे तो दुनिया में लगभग 15 से लेकर 20% खेती भारत में होता है ऑयल सीड का। बड़ा है ये आंकड़ा, बहुत छोटा भी नहीं है। मगर जब प्रोडक्शन का बात आए पूरा दुनिया में तो मात्र इंडिया 6 से लेकर 7% प्रोडक्शन करता है, हो गया। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी में सीरियस प्रॉब्लम है। लैंड आपका कितना है, एरिया कितना है, 15 से लेकर 20% है वर्ल्ड का। मैं जब बात आएगा प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रोडक्शन जस्ट आपका 6 से लेकर 7% है दुनिया का। इसका मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी में कमी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक हेक्टर में कितना टन से, एक हेक्टर में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंडिया का प्रोडक्टिविटी बहुत लो है ऑयल सीड्स में स्टूडेंट्स, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बात समझ गए ना? और देखो जहाँ तक कंजम्पशन का बात है तो 9 से 10% है वर्ल्ड का भारत में। इसका मतलब हम डिफिसिट हो गए ना, हाँ डिफिसिट हो गए तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा हमें। येट अबाउट वही बोले, देखो वही 50 to 55%, वही लगभग 50 से 55% या 55 से लेकर 60% भी कह सकते हो, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करके हमारा कंज्यूम करना पड़ता है। अब बाहर से मंगवाने का मतलब क्या है, प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है ना, डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर चला जाएगा इंडिया से। अब यहाँ पे देख लो विद्यार्थी लोग, 2022 और 23 का आंकड़ा देखो, इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया, 16.5 मिलियन टन हमने इंपोर्ट किया है। और जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, वही 12 से लेकर 13 मिलियन टन, यानी कि 40 से लेकर 45% हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। कितना, 40 से 45% करोगे कितना होगा, वही 12 से लेकर 13 मिलियन टन। लिखते रहो आंकड़ा को बैठ के, ये आंकड़ा आगे भी 5-6 साल तक भी सेमी कैरी होने वाला है। तो 12 से लेकर 13 या 13, हाँ 12 से लेकर 13 मिलियन टन तक हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में उत्पाद करते हैं ऑयल सीड्स का। मैं बाहर से कितना मंगवा रहे हैं, वही 16 से लेकर 17 मिलियन टन बाहर से मंगवा रहे हैं। इसका मतलब लगभग 55% आप डिपेंडेंट हो ऑयल सीड्स में, और 40 से 45% ही आप अपने कंट्री में ग्रो कर पाते हो। तो ये तो बहुत बड़ा एक मतलब 50% भी नहीं है स्टूडेंट। यदि 50% भी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। आया समझ में? अब यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, पर कैपिटा कंजम्पशन जो एडिबल ऑयल का हमारे कंट्री में बढ़ा है पहले से।
एक साल में एक आदमी लगभग 20 केजी एडिबल ऑयल कंज्यूम करता है। तो तुम महीना में निकाल सकते हो, डिवाइड कर दो 12 से, विल गेट 20 को 12 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको? 20 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा बताओ? हाँ 1.25 समथिंग, यानी कि एक महीना में 1 केजी में दिया गया 1 केजी है ना, 1.25 केजी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादा है ये। क्यों? क्योंकि डाइटरी हैबिट भी तो चेंज हुआ है। सब आदमी को चाहिए तेल में पका हुआ पकौड़ा, समोसा, ब्रेड पकौड़ा। पहले ऐसा नहीं था। लोगों का प्रेफरेंस बढ़ रहा है तेल की तरफ। जब लोगों का प्रेफरेंस बढ़ रहा है तेल की तरफ तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा तेल कंज्यूम करने के लिए। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे अब सेल्फ सफिशिएंसी, वही देखो 80s में जो प्रोग्राम चलाए थे वही येलो रिवोल्यूशन है, जैसे जानते हो ना, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऑपरेशन फ्लड और तुम्हारा मिल्क से रिलेटेड है ना, और वही वाइट, जिसको वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन वही ऑपरेशन फ्लड उससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड। तो येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड था तुम्हारा ऑयल सीड्स से। तो थैंक्स की 80s में बहुत सुंदर स्कीम चलाए थे। आज उसका परिणाम क्या हुआ कि 90s में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। गजब बात। मतलब लंबा समय तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहे जी। अभी देखो ना स्थिति क्या है कि 55% बाहर से ऑयल सीड मंगवाना पड़ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आदमी का जो हैबिटरी पैटर्न है, कंजम्पशन हैबिटरी पैटर्न, वो चेंज हुआ है। देख नहीं रहे हो लोग कितना कंज्यूम कर रहा है। तो रिसेंटली देखो नीति आयोग ने एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार किया और कहा कि हमें ऑयल सीड इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसको कम करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये आंकड़ा बढ़ते चला जाएगा, कि कंजम्पशन बढ़ते चला जाएगा। इसलिए भारत में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है और एरिया अंडर ऑयल सीड भी बढ़ाने की ज़रूरत है। समझिए, नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जारी किया है इस पर। अब यहाँ पे देखो बहुत सुंदर, जानते हो कि 23 क्रॉप्स के ऊपर MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, सही बात है ना। और एक शुगर कैनी है जिसको लीगल बैकिंग है, जिसको बोलते हैं FRP, फेयर एंड लिमिटेड प्राइस। अब बाकी 22 क्रॉप्स को क्या मिलता है? MSP मिलता है। तो टोटल 23 क्रॉप्स में देखोगे तो 7 जो है वो ऑयल सीड्स भी है जिसको MSP मिलता है। बट MSP जानते हो कोई लीगल बैकअप तो है नहीं, सरकार को जब मन होगा तब देगा, सरकार को जब मन होगा तो नहीं देगा। आज व्हीट और राइस के ऊपर MSP मिलता है जस्ट बिकॉज कि वो PDS का एक हिस्सा है। यदि वो PDS का हिस्सा नहीं रहता तो उसको भी, व्हीट और राइस को भी उस लेवल पे MSP नहीं मिलता जितना अभी मिल रहा है बहुत सारे स्टेट्स को। आया समझ में ये? तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, क्या सोर्सेस, कहाँ से ऑयल्स निकलते हैं, एडिबल ऑयल निकलते थे, ये सभी ऑयल सीड्स है। ग्राउंडनट हो गया, रैपसीड और मस्टार्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, नेगर सीड्स हो गया, सिसेमम हो गया, सनफ्लावर हो गया, सब फ्लावर हो गया, ये सभी 7 ऑयल सीड्स है। हालांकि ऑयल सीड्स और भी होंगे, मैं ये जो 7 ऑयल सीड जिसको MSP मिलता है, मतलब MSP है इसके ऊपर, मजो ही नहीं कि सरकार देगी, मैकेनिज्म बनाया गया है। अब मैं सोयाबीन के बारे में जरूर बोलना चाहूँगा। भारत में जो सबसे अधिक जो प्रोड्यूस होता है ऑयल सीड वो सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। मगर जो सबसे बेस्ट जो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी है ऑयल का, ये तो ऑयल सीड है। ऑयल सीड से ऑयल निकालोगे ना, हाँ ऑयल सीड से ऑयल निकाला जाता है। तो प्रोडक्टिविटी के मामला में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है इंडिया में वो मस्टार्ड है, रैपसीड है, वो मस्टार्ड है। मस्टार्ड से सबसे ज़्यादा तेल निकलता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी सबसे स्ट्रॉन्ग किसका है? मस्टार्ड का है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होता है भारत में? सोयाबीन होता है। आया समझ में? हाँ। तो देखो वही साइड में लिखा गया है, हालांकि इससे संबंधित नहीं है, फिर भी बता देते हैं। जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, कॉटन का, देखो पल्सेस का देखो 8%, ऑयल सीड का 6% और कॉटन का ये लगभग 3% वो दिया गया है। वो आंकड़ा थोड़ा पुराना है, समझे ना। तो ऑयल सीड का एक्चुअल में एनुअल और ज़्यादा होना चाहिए ग्रोथ। नीचे देखो स्ट्रेट, यहाँ पे देखोगे तो ये जो 7 ऑयल सीड देखे तो कौन से सीजन में, तो ग्राउंडनट देखो, ग्राउंडनट खरीफ भी है रबी भी है, सनफ्लावर खरीफ भी है रबी भी है। तो ग्राउंडनट प्रीडोमिनेटली क्या है? खरीफ क्रॉप से। खरीफ क्रॉप समझते हो ना, जो मानसून के टाइम मैच कर जाए, मानसून टाइम में उसको उगाया जाता है, समझे। और रबी का मतलब क्या होता है? जो विंटर में उगाया जाता है, विंटर के साथ मैच कर जाएगा।
तो सनफ्लावर जो प्रीडोमिनेंटली वो रबी क्रॉप्स है, यानी कि विंटर में उसको उगाया जाएगा ज़्यादातर। और जो ग्राउंडनट है वो कहाँ पे कब उगाया जाएगा? मानसून के टाइम में, खरीफ के टाइम में। ठीक है, ये हो गया 2 क्रॉप, यानी कि रबी भी है खरीफ भी है, रबी भी खरीफ भी है, ग्राउंडनट और सनफ्लावर। सोयाबीन, सेसमम एंड नेगर सीड, ये 3 जो देख रहे हो ऑयल सीड, ये एक्सक्लूसिवली खरीफ क्रॉप्स है, यानी कि मानसून के टाइम में इसको उगाया जाता है। समझ गए? इसमें से 2, उसके बाद देखो 2 जो ऑयल सीड है वो एक्सक्लूसिवली रबी क्रॉप्स है। ये सब डेटा को लिखना है, काम आएगा, यूपीएससी में पूछता है ये सब क्वेश्चन। बात समझे ना? जैसे रैपसीड और मस्टर्ड, मस्टर्ड जानते हो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है इसका। और सनफ्लावर, ये भी रबी क्रॉप्स है। रबी क्रॉप्स मतलब क्या? विंटर क्रॉप्स है, ये विंटर के टाइम में इसको उगाया जाएगा। तो 7 क्रॉप्स हो गया ना जी, ये 5 हो गया। ऊपर देखो ग्राउंडनट और सनफ्लावर, और यही 7 ऑयल सीड जिसके ऊपर एमएसपी का मैकेनिज्म है। एमएसपी मिलने का बात था, जो ही नहीं कि सरकार देगी उसको। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो कौन सा स्टेट है जो कि लीड करता है ऑयल सीड्स को। तो बच्चे लोग देखो, सोयाबीन सबसे अधिक प्रोड्यूस होता है कंट्री में प्रोडक्शन के मामला में, तो एमपी फर्स्ट है, और सेकंड क्या है? महाराष्ट्र है। इनफैक्ट तुम देखोगे तो मध्य प्रदेश, भारत में जितना प्रोड्यूस होता है सोयाबीन, 50% अकेला मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। मध्य प्रदेश ऑयल सीड में नंबर 1 है स्टूडेंट, यदि पूरा भी करोगे तो। और यदि मैं इंडिविजुअली देखूँ सोयाबीन में ही मध्य प्रदेश लीड करता है। इंडिया में जितना प्रोड्यूस होता है उसका 50% तो केवल एमपी में प्रोड्यूस हो रहा है, मध्य प्रदेश में। बट दुर्भाग्य की बात है स्टूडेंट, नीचे देखो तो इंडिया और वर्ल्ड में जो प्रोडक्टिविटी है सोयाबीन का और इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है, देख के हैरान हो जाओगे, आधा भी नहीं है इंडिया में प्रोडक्टिविटी। देखो ना यहाँ पे 1 हेक्टेयर में कितना केजी वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है? हाँ, 1 हेक्टेयर में वर्ल्ड में लगभग वही 2700 केजी प्रोड्यूस होता है। 2000, बात समझ, यानी कि लगभग 3 टन है वो। 1000 जानते हो 1000 = 1 टन होता है ना। मैं इंडिया में देखोगे, इंडिया में हाफ से भी कम है, यानी कि 40 to 45% है ग्लोबल एवरेज का भारत का। तो सीरियस प्रॉब्लम है ये प्रोडक्टिविटी का। दूसरा देखो, इसका देखते, ग्राउंडनट देखो, गुजरात 30% प्रोड्यूस करता है इंडिया का टोटल, समझे ना? इंडिया में जितना प्रोड्यूस होता है ग्राउंडनट, उसका 30% तो केवल गुजरात में ही हो रहा। इसका प्रोडक्टिविटी देखोगे तो ठीक है, ये नॉट बैड, यानी कि वर्ल्ड का जो एवरेज है उसके कंपेयर में 80 to 85% है। समझ रहे हो बात को? हाँ, 80 to 85% है, मगर वर्ल्ड से पीछे ही हम लोग। सोयाबीन से ज़्यादा बेटर है प्रोडक्टिविटी के मामले में ग्राउंडनट। आगे देखो, अब ये देखो स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल यही नहीं बोले, मस्टर्ड सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है। तो ये देखोगे राजस्थान 40% से अधिक प्रोड्यूस करता है कंट्री में, समझे ना? ये रैपसीड और मस्टर्ड। और इसका देखोगे एफिशिएंसी, देखोगे प्रोडक्टिविटी, देखोगे बच्चे लोग, तो बिल्कुल वर्ल्ड के कंपेयर में पीछे अभी भी। वर्ल्ड भले ही एफिशिएंसी यहाँ पे अच्छा है, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, मतलब एफिशिएंसी अच्छा है ऑयल निकालने का, वहाँ वर्ल्ड के एवरेज से अभी भी पीछे ही है। इसमें भी हम लोग देख पा रहे हो ना? हाँ, तो यदि मैं टोटल सभी ऑयल सीड को जोड़ दूँ तो अनडाउटली मध्य प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को जोड़ देंगे तो जितने भी भारत में ऑयल सीड प्रोड्यूस हो रहा है, लगभग 50% ये 2 राज्य में हो रहा है, सभी को जोड़ के, सोयाबीन, मस्टर्ड, रैपसीड, सबको जोड़ के। और जो ऊपर में एक यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा था, ऊपर देखो तो नेगर सीड जो था ना, वहाँ पे 3 एक्सक्लूसिवली खरीफ क्रॉप्स। ऊपर देखो तो सोयाबीन, सेसमम और नेगर सीड। ये जो नेगर सीड जो है ये ट्राइबल एरिया सब में ज़्यादा उगाए जाते हैं। यही यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था 2-3 साल पहले, आया समझ में? तो ये हुआ। तो ये तो आपका मोटा मोटी समझ हुआ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि ऑयल सीड कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये वो। अब यहाँ पे देखो नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है। अब देखो नीति आयोग ये बोल रहा है कि जो फार्मर्स है वो ज़्यादातर व्हीट और राइस में ही फोकस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। पंजाब और हरियाणा जानते हो बहुत अच्छा इरिगेशन व्यवस्था है वहाँ पे, मगर ये ठीक नहीं है। क्या लिखा गया देखो कि रिसेंटली नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया, उसमें कहा कि ये जो सीरियल्स है राइस और व्हीट उससे दूर जाने की ज़रूरत है, डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, वहाँ मिलेट्स लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे ऑयल सीड लगाने की ज़रूरत है। बट सबसे बड़ा जो हर्डल है वो पावर और फर्टिलाइजर सब्सिडी है। बताओ यूरिया पे कितना ज़रा सब्सिडी दिया जाता है, जब बोरा भर भर के यूरिया मिल रहा है आपको सस्ता दाम में,
और वो यूरिया वो फर्टिलाइज़र काम आता है व्हीट और राइस में, तो जाहिर सी बात है फार्मर कभी स्विच नहीं करना चाहेगा। और दूसरी बात है फार्मर को बहुत बड़ा सपोर्ट है राइस और व्हीट में एमएसपी का, तो सरकार को आके ये बोलना होगा कि तुम ऑयल सीड लगाओ, हम पक्का एमएसपी में खरीदेंगे। यदि ये एश्योरेंस तुम दे दोगे फार्मर्स को तो फार्मर स्विच कर सकता है। मैं ये एश्योरेंस देना बड़ा मुश्किल है। आया समझ में? यहाँ पे देखो पावर फ्री, जानते हो ना पंजाब में फ्री पावर दिया। फ्री पावर का मतलब क्या? ट्यूबवेल से पानी निकाला जाएगा, इरिगेशन व्यवस्था, फर्टिलाइजर देखो इतना सस्ता। ये रीजन है जिसकी वजह से पैडी और व्हीट कल्टीवेशन भारत में हो रहा है। बात समझ गए ना? तो इससे कहाँ फार्मर स्विच करने जा रहा है, कहाँ फार्मर्स तुम्हारा क्रॉप डाइवर्सिफाई करने जा रहा है? तो मेजर हर्डल्स तो यही है कि जो आप इकोसिस्टम जो डेवलप करके रखे हो, यही इकोसिस्टम के वजह से फार्मर्स दूसरे क्रॉप्स में स्विच नहीं कर पा रहे हैं। देखो जहाँ तक सवाल है एमएसपी का, तो एमएसपी हम जानते हैं पंजाब और हरियाणा जैसे जगह पे तो बहुत ज़्यादा ही एपीएमसी मंडी ऑपरेट करता है, और एपीएमसी मंडी में आराम से उसको एमएसपी मिल जाता है वहाँ पे। तो देखो अब सरकार ने इसी चीज़ को वो करने के लिए तो 3 फार्म्स एक्ट लाया था, बट जानते को वो भी सरकार को पीछे लेना पड़ा बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रोटेस्ट। समझ गए ना? तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये बोला, हाँ पंजाब सरकार ने कोशिश किया है। देखो स्टूडेंट, पंजाब सरकार ने कोशिश किया है कि थोड़ा इंसेंटिव दिया जाए। हाँ मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जा रहा था 17,500 पर हेक्टेयर दिया जा रहा था। बट जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जैसे अशोक गुलाटी, जिनका एडिटोरियल तुम लोग देखोगे इंडियन एक्सप्रेस में बहुत आता है, तो अशोक गुलाटी ने कहा है कि ये 17,500 पर हेक्टेयर जो इंसेंटिव दिया जा रहा है स्टेट की तरफ वो कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे लगभग डबल होना चाहिए, 35,000 होना चाहिए। तब जाके फार्मर्स को इकोनॉमिक वायबिलिटी मिल पाएगा, तब जाके फार्मर प्रैक्टिस कर पाएंगे दूसरे क्रॉप्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो पंजाब के जो फार्मर्स है उनको मॉनेटरी इंसेंटिव मिल रहा है इतना 17,500 पर हेक्टेयर मिल रहा है, ताकि वो जो वाटर गैजलिंग क्रॉप्स है उससे हट के दूसरे क्रॉप्स को प्रैक्टिस कर सके, स्पेशली खरीफ सीजन में। खरीफ सीजन समझते हो ना? हाँ, जो मानसून वाला जो टाइम है। जो साइंटिस्ट लाइक अशोक गुलाटी, उनका कहना है कि देखिए पैडी और ऑयल सीड के बीच में इतना रेवेन्यू का गैप है ना, और 17,500 देने से नहीं चलेगा। कम से कम ये गैप को कम करना है तो कम से कम 35,000 पर हेक्टेयर देना पड़ेगा पैसा, तभी जाके फार्मर्स उसको उगा पाएँ। क्योंकि देखो व्हीट हो जाता है, राइस हो जाता है, आराम से बेचता है, उसको एपीएमसी मंडी में आराम से पैसा मिल जाता है। तो जितना उसको पैसा मिल रहा है व्हीट और राइस बेच के, तो उतना पैसा मिलेगा तभी तो वो अपना प्रैक्टिस को चेंज करेगा। मेन वही चीज़ है। मोरेवर देखो वही बात है कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी को भी, यानी कि वही जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है कि नहीं है हमारा, हाँ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है कि नहीं हमारे पास, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है कि नहीं हमारे पास, तो बिल्कुल उसी लेवल पे प्रोक्योरिंग एजेंसी होना चाहिए ऑयल सीड्स के लिए भी, और सरकार की तरफ से भी आश्वासन जाए कोई बात नहीं ऑयल सीड लगाओ हम खरीद लेंगे। तब फार्मर्स वो हो जाएगा ना कि जैसे व्हीट और राइस लगाते हैं तो खरीद लेता है, इस तरह भी ये भी खरीद लेगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा इस केस में। देखो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब देखो पाम ऑयल। अच्छा बात तो की अभी तक वेजिटेबल ऑयल का, अब वेजिटेबल ऑयल में भी जो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन होता है वो पाम ऑयल है, पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा। अच्छा पाम ऑयल को लेके हम लोग अभी लाए थे रिसेंट टाइम में स्कीम्स, वही अंडमान निकोबार में और आसाम में 2 जगह पे। मगर पाम ऑयल को चाहिए ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। अब ये पाम ऑयल उगाने के चक्कर में मलेशिया में और इंडोनेशिया में क्या हुआ, ओरंगोटांग ख़त्म हो गया ना, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट पूरा काटा गया। वहाँ पे ओरंगोटांग जो वहाँ का एक बंदर प्रजाति था वो पूरा ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब आपको पाम ऑयल कल्टीवेट करने के लिए दो जगह आपने चिन्हित किया, अंडमान निकोबार किया और एक आसाम किया। इसका मतलब वहाँ पे रेन फॉरेस्ट बहुत काटना पड़ेगा आपको, तो बहुत ज़्यादा ही बायोडाइवर्सिटी नुकसान होगा। और इस तरह का जो प्रजाति है, जैसे कि एग्जांपल वही इंडोनेशिया और मलेशिया वाला है जहाँ ओरंगुटान खत्म हो गया, तो वो भी तो एक मेजर कंसर्न है। देखो यहाँ पे पाम ऑयल प्रोडक्शन भारत में देखो पहले कंपेयर में ज़्यादा हुआ है, 0.36 मिलियन टन से पहले कंपेयर में बढ़ा है। वो पहले 0.079 मिलियन टन था। मगर कंसर्न यही है स्टूडेंट, वही बात है कि पाम ऑयल प्लांटेशन करने के लिए ना बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया भोगी है उसका, और उसको बहुत नुकसान भी हुआ है। बात समझे? क्योंकि चाहिए रेन फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो ना? हाँ, एक वाइबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि वेस्ट लैंड जो बेकार का लैंड है उसको
ट्रांसलेट करके वहाँ पे कल्टीवेट किया जाए, यानी कि वेस्ट लैंड जो बेकार पड़ा हुआ है, जो फैलो लैंड है, उसको कन्वर्ट किया जाए और उसमें पाम ऑयल कल्टीवेशन किया जाए। इट कैन बी द बेटर अल्टरनेटिव, मगर उस पर बहुत अच्छे से आपको काम करना पड़ेगा, ऑन द पेपर काम करने से नहीं चलेगा। तो डिमांड देखो बच्चे लोग, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, डिमांड सप्लाई गैप देखो ये बढ़ने वाला है। अभी देखो हम लोग मंगवा रहे हैं ना 55% बाहर से, आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा हमें, कि कंजम्पशन बढ़ते चला जाएगा। देखो क्या लिखा गया है, डिमांड सप्लाई गैप बढ़ने वाला है। 2030 तक लगभग 30 मिलियन टन्स का गैप होगा, बात समझे, 30 मिलियन टन बाहर से मंगवाना पड़ेगा, और 2047 तक 40 मिलियन टन्स तक जा सकता है, बाहर से मंगवाना पड़ सकता है हमें। अभी कितना मंगवाना पड़ा, 17.5, 16-17 मंगवाना पड़ा ना जी, ये बढ़ जाएगा, ये इतना गैप हो जाएगा डिमांड और सप्लाई का एडिबल ऑयल का। तो हमें जल्द से जल्द इस पे काम करना होगा। देखो सजेशन क्या है नीति आयोग की रिपोर्ट से, सजेशन यही है कि अधिक से अधिक लैंड लाना चाहिए हमें, ऑयल सीड कल्टीवेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो जाएगा आने वाले समय में। और दूसरी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, जो वर्ल्ड का जो एवरेज है प्रोडक्टिविटी का, उसी रूप में हमें भी करना होगा प्रैक्टिस, नंबर 1। देखो ये भी तो कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ बहुत अच्छा सजेशन दिया गया है। जैसे देखो बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि रबी सीजन खरीफ सीजन, तो कई बार होता है ना कि रबी सीजन में लगा दिए तो खरीफ सीजन छोड़ दिए, कुछ नहीं लगाए, तो फैलो लैंड हो गया ना। तो जब छोड़ दी है ज़मीन, तो क्या उस ज़मीन पर ऑयल सीड नहीं लगाया जा सकता क्या? ये भी तो हो सकता है। देखो वही वहाँ बोला गया है कि जस्ट 1/3 ऑफ द राइस फैलो एरिया इन द रबी सीजन में जो छोड़ दिया जाता है, यानी खरीफ सीजन में हम लगाए थे राइस, मगर रबी सीजन में चूँकि, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि जो राइस क्रॉप है 85% तो वो कौन सा सीजन का है, हाँ खरीफ में रहता है, और 15% तुम्हारा रबी में रहता है, यानी कि, और हर जगह तो नहीं होता है ये चीज़, यानी किसी किसी जगह पे रबी के टाइम में छोड़ दिया जाता है वो लैंड, क्योंकि वहाँ पे हो ही नहीं सकता है वो राइस कल्टीवेट नहीं हो सकता है। तो जिस जगह पे छोड़ दिया गया रबी के टाइम में, क्या उस जगह पे ऑयल सीड नहीं लगाया जा सकता है 10 स्टेट्स में? इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उससे हम 3 मिलियन टन्स तक जा सकते हैं, यानी कि जितना अभी हमारा प्रोडक्शन अभी कितना है 12-13 मिलियन टन्स। और यदि ठीक से राइस वाला फैलो लैंड है, वो पूरा ख़राब नहीं है, बस राइस एक टाइम में लगाया गया, एक टाइम में छोड़ दिया गया, उस लैंड पे यदि हम एक्स्ट्रा लगा लें, और ऐसा तो बहुत सारा भारत में लैंड होगा, तो कम से कम इस हिसाब से अभी 13 मिलियन टन्स हमारा है, उसमें 3 मिलियन टन्स और ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है बढ़ाने का। और देखो यदि प्रॉपरली ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए मेजर्स सबको, बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम बताया। देखो अभी कहाँ हम 13 और 14 मिलियन टन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, नीति आयोग इतना बड़ा बोल रहा है। देखो नीति आयोग क्या बोल रहा है कि इंडिया अचीव कर सकता है 36 मिलियन टन्स 2030 तक, और 2047 तक 70 मिलियन टन्स। बताओ पॉसिबल है क्या ये? अभी तुम देखो, अभी तुम सोचो, अब तो कितना हाईली एम्बिशियस चीज़ है। अभी तुम्हारा 13-14 मिलियन टन्स है, तुमको लगभग डबल करना है 2030 तक, और 2024 चल रहा है, यानी कि 6 साल में तुम डबल कर पाओगे? बिग सवाल। वो भी डबल है ना, जैसे 13-14 है, आपको वो 36 करना, डबल से भी ज़्यादा है। हाँ, 2047 तक तुमको कितना करना है? 70 मिलियन टन। अब वो डिमांड और सप्लाई गैप देखते हुए वो बोलना चाह रहा है कि किसी तरह सेल्फ, और ये बोला गया नीति आयोग की रिपोर्ट में बोला गया 2047 तक हमको सेल्फ सफिशिएंट होना है। बताओ 2047 तक हमको सेल्फ सफिशिएंट होना है, इसका मतलब कितना बड़ा गैप है, और वो गैप कितना वाइडेंड होने वाला है आने वाले समय में। यदि अभी फिल नहीं करेंगे तो गैप और बढ़ते चला जाएगा। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसलिए फार्मिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, समझे ना? तभी जाके हम इंपोर्ट जो डिपेंडेंट है वो कम हो सकेंगे, अदरवाइज इसी तरह हमारा जो प्रीशियस फॉरेक्स है जाते रहेगा। आया समझ में ना? कंप्लीटेड। देखो लास्ट वन, देखो स्ट्रैंडिंग ऑफ 2 एस्ट्रोनॉट्स एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मैनी लेसन्स टू बी लर्न। सही बात है ना, 2 फंस गया वहाँ पे, 2 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ फंसे हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। हाँ, तो यहाँ से सीखने वाला चीज़ है इस एपिसोड से। कायदे से तो 1 हफ्ता बाद उसको आ जाना चाहिए था नीचे। तो क्या हुआ ऐसा? देखो GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ समझो, इसमें थोड़ा टेक्निकल है, इंफॉर्मेशन सब है, तो बढ़िया समझना पड़ेगा। देखो 2 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए, और उनको अभी फरवरी 2025 तक रहना पड़ेगा, मजबूरी है उनका। देखो वही चीज़ वहाँ पर लिखा गया है। सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर। ये मिशन एक्चुअली
8 दिन तक का ही लिए था, एक सप्ताह का ही था, मतलब देखो एक्सटेंड हो गया 8 मंथ तक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जानते हो ना, वही 400-500 किलोमीटर जो है अर्थ से ऊपर, ठीक है ना, हमारा जो अर्थ है उससे ऊपर है ये, वही हाँ लो अर्थ ऑर्बिट में ही है। लो अर्थ ऑर्बिट जानते हो ना, लगभग 200 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, समझे ना। और कर्मन लाइन जानते हो कि 100 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। कर्मन लाइन स्टार्टिंग पॉइंट है स्पेस के लिए। 100 किलोमीटर से ऊपर कर्मन लाइन क्या 100 किलोमीटर में है ना जी, 100 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो स्पेस शुरू है, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं है ये, वही 400-500 किलोमीटर पे ही है लो अर्थ ऑर्बिट में। अब देखो भाई चलो, तो स्पेस स्टेशन है, उसमें स्पेस स्टेशन है, वो घूमेगा अपना, और वो अपना एक सटन ऑर्बिट में घूमेगा। जैसे अर्थ का भी अपना रोटेशन होता है ना, उस हिसाब से उसका भी रोटेशन होगा, तो लगभग वही 27,000 किलोमीटर पर आवर घूमता है वो। और ये एक रीज़न है जिसके वजह से वहाँ पे लोग फ्लोट करते हैं उसके अंदर, समझिए। अब तुम लोग को लगेगा कि सर 400-500 किलोमीटर ऊपर रह रहा है तो क्या ग्रेविटी नहीं काम करता? ग्रेविटी काम करता है। 400-500 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ग्रेविटी फिर भी वहाँ पे 80-85% लगता है स्टूडेंट। जैसे अर्थ पे जितना ग्रेविटी लगेगा उसे कंपेयर में वहाँ पे भी लगता है अच्छा खासा, 80-90% लगता है। बहुत ज़्यादा दूर जाओगे तब ग्रेविटी कम होता है। तो तुम्हारे मन में आना चाहिए गिरता क्यों नहीं है नीचे? फिर गिरता इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑर्बिट में घूम रहा है, वो फ्री फॉल होना चाहता है, वही फ्री फॉल होने के वजह से ही वो फ्लोट कर रहा है। वो गिरना चाह रहा है, वो घूम रहा है। वो 27 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब एयरक्राफ्ट घूम रहा है, वो उसका जो कैप्सूल जो जहाँ पे भी बैठा है स्टेशन जो घूम रहा है, तो घूमने के वजह से वहाँ पे फ्री फॉल हो रहा होता है, लोग फ्लोट कर रहे होते हैं, समझे ना। अभी समझेंगे इस चीज़ को। देखो बताओ, ये लोग गए थे बोइंग स्टार लाइनर्स, ये उसका कैप्सूल था, उस कैप्सूल में बैठा के ये लोग को ले गया। अब बोइंग तो बहुत बदनाम है, यूएस का जो कंपनी है ये, इसका पहले भी अभी एरोप्लेन का भी कुछ हुआ था कि इसका सेफ्टी इशू था। ये बहुत ही बदनाम कंपनी है। अब बदनाम कंपनी, हाँ हुआ था नहीं इशू, कुछ हुआ था पहले भी इशू हुआ है इसका, पता इसी में बैठ के गया है, ये दिखा दिया अपना औकात। इसका जो क्रू ऊपर गया बढ़िया छोड़ दिया, अब एक हफ्ता में कायदे से लाना चाहिए था, पता चला कि उसमें हेलियम लीक हो गया, सेफ्टी इशू हो गया। तो डर लगा भाई इसको लेके आएंगे नीचे, कहीं 2 एस्ट्रोनॉट्स को कुछ हो गया तो हो गया, फिर बात हो जाएगा। तो बोला तुम लोग बैठो, ये अकेले जाएगा अपना, खाली हो गाड़ी खाली लौट के नीचे आ गया। तो देखो इसे पता चला कि ये बोइंग स्टार लाइनर कितना बेकार है ये। और अभी क्या दूसरे कंपनी के पास नहीं तो है, रसिया के पास भी है, और इधर जानते हो स्पेस एक्स के पास भी है, मगर दोनों अभी बिजी है, शेड्यूल्ड है ये लोग का, नहीं जा सकता अभी, बिजी है ये लोग। तो बहुत जल्दी भी जाएगा, तो फरवरी 2025 में जाएगा। अब बोइंग नहीं जाएगा अब लाने के लिए, अब जाएगा स्पेस एक्स का व्हीकल जाएगा, वही एलन मस्क का जाएगा जो ट्विटर का मालिक भी है। आया समझ में? देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। और ये लोग गया था बोइंग स्टार लाइनर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हाँ लैंड तो कर दिया वहाँ पे, मगर दुनिया भर का डिफिशिएंसी पाया गया उसमें, थ्रस्टर इशू है उसमें, हीलियम लीक हो गया, कहाँ से नीचे लाएगा? तो जो कैप्सूल है स्टार लाइनर का वो अनसेफ है ह्यूमन को कैरी करने में, इसलिए अनक्रूड स्पेस क्राफ्ट, यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो बिना आदमी का नीचे लौटा है और अर्थ में वो लैंड किया है। अब उनको रहना पड़ेगा वहाँ पे, स्पेस एक्स अपना जाएगा लाने के लिए फरवरी में, अभी बिजी है ये, क्योंकि सबका अपना शेड्यूल होता है। बताओ फंस गया ना बेचारा दोनों। अब हम देखेंगे यदि फंस गया है तो किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे, ब्रेन पे असर पड़ेगा ना, बहुत ही असर पड़ेगा, वहाँ अलग है तरीका। तो क्या समझते हो स्पेस से स्टूडेंट? स्पेस का मतलब है कि कर्मन लाइन से ऊपर का जो चीज़ है वो सब स्पेस है, यानी कि 100 किलोमीटर से ऊपर देखोगे स्पेस के अंदर आता है, यानी कि एरोनॉटिक और एस्ट्रोनॉटिक सर्कल्स में देखोगे, इस डेफिनेशन से देखोगे, एस्ट्रोफिजिक्स के हिसाब से देखोगे तुम लोग, तो कर्मन लाइन मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर का जो भी है अबव सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर देखो, ऑल कम अंडर योर स्पेस। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि बाबू ग्रेविटी जीरो हो जाए, कुछ ग्रेविटी जीरो नहीं होगा वहाँ पे, समझे ना। ग्रेविटी फिर भी बहुत लगेगा, ग्रेविटी तब जीरो होगा जब मिलियंस किलोमीटर दूर हो, समझे ना। बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तभी ग्रेविटी जीरो होता है, यानी कि अर्थ का ग्रेविटी नहीं लगेगा, अदरवाइज वहाँ पे भी ग्रेविटी अच्छा खासा लगेगा। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, देखते रहो इसको, पढ़ते रहो। लगभग 90% ग्रेविटी वहाँ पे भी लगेगा, यानी कि अर्थ में लेट से जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ तो 100% ही लगेगा, है ना। तुम लोग चढ़ जाओ ऊपर, नीचे ट्राई करो गिरने का, एक ही बार खींच लेगा ग्रेविटी। तो जिस स्पीड से तुमको खींच रहा है, एक्सेलरेशन से जो खींच रहा है तुमको, जिस स्पीड से, वहाँ पे भी लगभग 90% स्पीड से खींच सकता है, इसका मतलब कम नहीं है वो भी। और कौन सा 400-500 किलोमीटर गए हो, कौन सा बहुत ज़्यादा दूर चले गए, बात समझे। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है,
व्हाट अबाउट द ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ अराउंड 400 to 500 किलोमीटर अबव अर्थ? यदि 400 और 500 किलोमीटर दूर रहे, स्पेस में रहे, तो उस समय ग्रेविटी किस तरह काम करता है? तो जानते हो ग्रेविटी का मतलब, डेफिनेशन जानते हो? ग्रेविटी ऐसा चीज़ है जो कि अपने तरफ पुल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को। हाँ, फ्री फॉल हो जाता है, गिर जाएगा उसके तरफ। ग्रेविटी है जिसके वजह से मून ऑर्बिट करता है अर्थ के आसपास, और ग्रेविटी है जिसके वजह से तुम्हारा सन के आसपास प्लैनेट घूमता है। ये सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें सर आइजैक न्यूटन को जाएगा क्रेडिट। सही बात है कि नहीं है? हाँ, मगर जानते हो ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना दूर चले जाएंगे उतना वो हो जाएगा। सही बात है ना? हाँ, यानी कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी वीकर होगा जितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हो? G=m1 × m2/r², ऐसे कुछ है ना जी? हाँ, और वेक्टर भी लगा सकते हो। जाहिर सी बात है कि जितना डिस्टेंस दूर होगा उतना ही ग्रेविटी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, आई एम सॉरी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? हाँ, नीचे आएगा, डिनोमीटर में आएगा। अब यहाँ पे समझो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आपका, वही 200 to 250 माइल्स में। 100 किलोमीटर में बदलोगे तो वही 400 से 500 किलोमीटर होगा। ये माइल्स में है ना, 100 किलोमीटर में बदलोगे तो वही होगा 400 से 500 किलोमीटर के बीच में आएगा। और कितने, वहाँ पे भी देखो उस एल्टीट्यूड में भी, यानी कि 400-500 किलोमीटर के अल्टीट्यूड में भी अर्थ का ग्रेविटी लगभग 90% लगता है। यानी कि जो अर्थ में 100% लगेगा उससे कंपेयर में 90% वहाँ पे भी लग रहा है। यानी कि आदमी वहाँ से खींचे जा रहा है। इसका मतलब कायदे से गिर जाना चाहिए था ना स्पेस क्राफ्ट को, इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट को कायदे से गिर जाना चाहिए, मगर वो क्या है, रोटेशन में है। तो गिरना चाह रहा है बच्चन, मगर रोटेशन में हो, वो घूमते रहेगा घूमते रहेगा। बात समझ रहे हो? जैसे मून भी तो है, मून को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है अर्थ, मगर चूंकि मून का रोटेशन हो रहा है तो मून नहीं गिरेगा, वो अपना ऑर्बिट में घूमते रहेगा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ यही ना है कि वो घूमते रहेगा, फ्री फॉल नहीं होगा वो। समझे बात को? वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर समझो, तो एस्ट्रोनॉट बताओ फ्लोट करता है। हाँ, है ना, पिक्चर सब आता है ना यूट्यूब सब में कि फ्लोट कर रहा है। इससे पहले भी सुनीता विलियम्स का फोटो आया था ना कि वो क्रू में अपना फ्लोट कर रही थी। तो क्यों फ्लोट करता है? हाँ, बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल। क्यों? देखो, स्पेस क्राफ्ट घूम रहा है लगभग 27,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पेस स्टेशन घूम रहा है, वो भी घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। वो तो फ्री फॉल होना ही चाह रहा है, वो नीचे ही गिर रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है उसको। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फ्री फ्लोट वाला सिचुएशन क्रिएट होगा, जहाँ पे वो पूरी तरीके से हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। देखो वही चीज़ लिखा गया। अच्छा, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या है कि एयर नहीं होना। वैक्यूम में बच्चे लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर ही गिरता है। एक वैक्यूम बनाओ जिसमें एयर नहीं है, और चाहे कॉटन हो और चाहे एक पत्थर हो, दोनों को नीचे फेंको, दोनों साथ ही गिरेगा। मगर जब एयर का मीडियम लोगे तो एयर में क्या है कि पत्थर जल्दी गिरेगा, कॉटन कम लेट गिरेगा। तो वैक्यूम में दोनों साथ ही गिरता है। देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है कि वैक्यूम में लोगे तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी एक ही रेट से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता है वैक्यूम में। अर्थ में देखो, यदि इफ ए पर्सन, अर्थ में जानते हो चूँकि वहाँ पे एयर होगा, तो जाहिर सी बात है एयर होगा, जो सबसे ज़्यादा मास होगा वो तेज़ी से गिरेगा, और जो कम मास होगा वो लेट गिरेगा। समझे ना? तो वही चीज़ लिखा है, ऑन अर्थ इफ ए पर्सन ड्रॉप्स ए हैमर एंड अ फेदर। यदि हैमर है और फेदर है तो एयर के वजह से क्या होगा, फेदर आराम से गिरेगा, स्लोली गिरेगा, बट क्या होगा तुम्हारा, हैमर जल्दी गिर जाएगा। मान लो कि अर्थ में भी यदि एयर नहीं होता, जाहिर सी बात दोनों साथ ही गिरता, दोनों एक ही एक्सीलरेशन से गिरता। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, वैक्यूम में क्या होगा और एयर में क्या होगा। स्पेस क्राफ्ट में क्या होता है विद्यार्थी लोग, समझो यहाँ पे, स्पेस क्राफ्ट और उसके क्रू और एनी ऑब्जेक्ट्स अबाउट अर्थ ऑल फॉलिंग टूवर्ड्स बट अराउंड द अर्थ, वो भी गिरना जा रहा है, वो भी गिर रहा है अर्थ की तरफ, वो रोटेशन में, स्पेस क्राफ्ट रोटेशन में, तो फ्री फ्लोट हो रहा है वहाँ, वो भी गिरना चाह रहा है। ऑब्वियसली गिरेगा, 90% ग्रेविटी लग रहा है ऊपर, वो भी गिरना चाह रहा है, वो भी नीचे गिर रहा है। फ्री फॉल होगा ना, गिरेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बट चूंकि फ्लाइट क्या है 27 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा है, तो इसलिए फ्री फ्लोट वाला सिचुएशन क्रिएट होता है वहाँ पे। वही देखो, सीज दे ऑल आर फॉलिंग टुगेदर, सभी गिर रहे हैं, जितने भी क्रू है इस पर सब गिर रहे हैं नीचे। तो जो भी क्रू होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो लग रहा है कि फ्लोट कर रहा है, एक्चुअल में वो सब गिर रहे हैं नीचे, फ्री फॉल हो रहा है। मत चूंकि स्पेस क्राफ्ट मोमेंटम में है तो इसलिए तुमको लगेगा वो फ्लोट हो, एक्चुअली कुछ नहीं, अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ। जो फ्री फ्लोट होता है ना, वो अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, समझे? तो फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि ऐसा कंडीशन है ना, जहाँ पे इन्वायरमेंट में जहाँ ग्रेविटी काम करे, इन विच ग्रेविटी एंड नथिंग एल्स इज कॉजिंग एक्सेलरेशन, यानी ग्रेविटी की वजह से
नीचे खींचा जा रहा है, फ्री फॉल और नीचे खींचा है, बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दैट्स कॉल्ड फ्री फॉल। समझ गए स्टूडेंट? हॉलीवुड मूवी सब में होता है जीरो ग्रेविटी दिखाता है, अरे जीरो ग्रेविटी के लिए भी ग्रेविटी चाहिए, तब जीरो ग्रेविटी बनेगा। बात समझे? हाउ कैन स्पेस क्राफ्ट फॉल अराउंड द अर्थ? यहाँ पे समझो, अर्थ ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, सही बात है ना, अर्थ का ग्रेविटी खींचेगा कोई भी चीज़ को अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींचेगा, ग्रेविटी पुल्स द स्पेस स्टेशन, है ना, तो ग्रेविटी खींचेगा नीचे। आज जो देखते हो एटमॉस्फेयर जो हमारा है, तो एटमॉस्फेयर जो सटीकता से मेंटेन है वो ग्रेविटी का काम है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचता है। तो देखो ग्रेविटी क्या करता है, स्पेस स्टेशन को अपनी तरफ भी खींच रहा है, जो कि नॉर्मल टेंडेंसी है, क्योंकि 90% तो लग रहा है वहाँ पे। एज ए रिजल्ट क्या है कि कॉन्स्टेंटली वो अर्थ की तरफ फॉल करेगा, बट चूंकि वेरी हाई स्पीड से चल रहा है, 17,500 माइल्स पर आवर, यानी कि 27,000 किलोमीटर पर आवर चल रहा है वो स्पीड से। तो इस स्पीड पे वो अर्थ का जो कर्व्स है, अर्थ का जो कर्व्स है, स्ट्रक्चर जो अर्थ का उसे मैच कर जाता है, और इसलिए वो रोटेशन में है, और वहाँ फ्री फॉल के रूप में वो फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है इसका मतलब अर्थ खींच रहा है अपने तरफ, समझे? ये इंडिकेशन है। चूंकि जो स्पेस क्राफ्ट है अर्थ के कर्व्स में, अर्थ का जो कर्व्स है ना स्ट्रक्चर, उस कर्व्स के हिसाब से, उस कर्व्स के एलिनेशन में, उसके ओरिएंटेशन में घूम रहा है ऐसे करके। Then orbiting spacecraft move at the right speed so that the curve of its fall matches the curve। हाँ, वो उसी स्पीड 27,000 किलोमीटर जो 27,000 किलोमीटर पर आवर जो घूम रहा है वो एग्जैक्टली मैच कर जाता है कर्व ऑफ द अर्थ का। बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से क्या होता है कि स्पेस क्राफ्ट लगातार अर्थ की तरफ फॉल होते हैं, बट वो गिरेंगे नहीं क्योंकि वो स्पीड में है, और जो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो फ्री फॉल फील करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। समझ गए ना? तो मैनी स्ट्रेस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर द सेम रीजन एंड द मून इज ऑल्सो सेम, मून भी फॉल हो रहा है, इसलिए मून घूम रहा है वहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी खींचेगा ही, लार्जर ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी हमेशा खींचेगा, बट क्योंकि वो रोटेशन में है तो वहाँ पे अपना मेंटेन रहेगा वो। समझ गए ना? तो ड्यूरिंग द फ्री फॉल द एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन, यानी कि जब फ्री फॉल हो रहा है, जब नीचे खींच रहा है, जो फ्लोट हो रहे हैं ये लोग, तो उस समय एस्ट्रोनॉट्स जो हैं माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं। क्या होता है देखो यहाँ पे, ये ऐसा कंडीशन जहाँ पे बॉडी वेटलेस हो जाए, एक आदमी जो 40 kg का है वो 1000 kg का भी सामान उठा सकता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड माइक्रो ग्रेविटी। बात समझे ना? तो वही है, ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पीपल या ऑब्जेक्ट वेटलेस हो गया, उसका कोई वेट ही नहीं है। समझे ना? द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ग्रेविटी कैन सीन दैट एस्ट्रोनॉट्स और ऑब्जेक्ट पूरा स्पेस में घूम रहा है ना, फ्री फ्लोट हो रहा है ना। माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, ग्रेविटी क्या है, बहुत कम हो गया वहाँ पे। हाँ, ग्रेविटी सीम्स टू लाइक, ग्रेविटी है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, और एक फिंगर टिप्स में बड़ा बड़ा तुम 100 kg चीज़ भी उठा सकते हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड माइक्रो ग्रेविटी। और ये माइक्रो ग्रेविटी भी क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स, जो स्पेस क्राफ्ट है, उसका जो रोटेशन है, उसका जो एलिनेशन है वो अर्थ के कर्व के हिसाब से है, और वो भी 27,000 किलोमीटर पर आवर से घूम रहा है, तो फ्री फ्लोट वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ। हाँ, फ्री फॉल वाला, और ये फ्री फॉल तुमको फ्लोट के नज़र में आ रहा है, तब उस समय बॉडी पूरा वेटलेस हो गया, ऑब्जेक्ट भी वेटलेस हुआ। भले ही वो नीचे आके देखोगे, पृथ्वी पे आके देखोगे तो इतना इतना टन का है, वहाँ तो जीरो हो गया, वेटलेस हो गया, वहाँ ग्रेविटी लगभग खत्म हो गया। तो ये कंडीशन जो है उसको माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। समझ गए ना? तो अब चलो ठीक है, वी हैव सीन टेक्निकल थिंग। अब यहाँ पे देखते हैं कि माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन जहाँ फ्री फॉल हो रहा है, गिर रहा है, फ्लोट कर रहा है, वेटलेस हो गया बॉडी वॉडी ऑब्जेक्ट सब, तो एस्ट्रोनॉट को किस किस तरीके से गुजरना पड़ता है माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में। हड्डी जो है, बोन है, वो कमज़ोर हो जाता है, किडनी ठीक से काम करना बंद हो जाता है, किडनी ठीक से काम नहीं करता है, एक्सेस जो मिनरल्स है वो किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा जी, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में पथरी उतरी हो सकता है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि जो फूड है ना, पेट बहुत जल्दी से उसको नहीं पचा पाएगा, स्लोली जाएगा फूड, और वेट गेन होने का चांस। बात समझे ना? क्योंकि स्लोली यदि खाना वो होगा, जानते हो एक बीच में हम लोग पढ़े थे ना करंट अफेयर्स में, खाने को लेट पास करता है तो इसलिए वेट गेन रहता है, ऐसा कुछ है, GLP जो ड्रग्स था। एनीवे, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि फूड में मूव स्लोली, फूड आराम से जाएगा गट में, पेट में, और इससे क्या होगा, तुम्हारा वेट गेन होने का चांस है। लगभग 20% जो एस्ट्रोनॉट्स है, और लगभग 70% जो है ना, 70% ऑफ दोस्त इन्वॉल्व इन लॉन्ग ड्यूरेशन, जो लंबा लंबा स्पेस क्राफ्ट में रहते हैं, वो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजरते हैं, न्यूरोऑस्कुलर सिंड्रोम से गुजरते हैं। इसमें होता क्या है कि अधिक से अधिक फ्लूइड्स हेड के अंदर, ब्रेन के अंदर एंटर करता है,
और इससे आई साइड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम है माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही सुंदर कंडीशन नहीं है। ह्यूमन बींग के लिए प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, आई साइड में प्रॉब्लम हो रहा है, वेट गेन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बॉडी वेटलेस एक्सपीरियंस कर रहा है तो हार्ट भी उतना काम नहीं करेगा जितना काम करने के लिए उसको बनाया गया है। वो श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। वो बात समझ रहे हो ना। ब्लड देखो, ब्लड जो हमारा जो खून है वो आरबीसी को ज़्यादा लॉस करेगा, जितना नीचे करता है उसे कंपेयर। क्योंकि जानते हो आरबीसी का भी अपना सेल्फ लाइफ होता है, ये भी खत्म हो जाता है नीचे, वहाँ पे जल्दी खत्म हो जाएगा आरबीसी। बात समझे, आरबीसी खत्म होने का मतलब क्या, हेमोग्लोबिन पे इम्पैक्ट पड़ना। बात समझ गए ना। और भी होता है, वहाँ दुनिया भर का रेडिएशन होगा, वो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, अर्थ से दूर है, तो ये सब भी तो इंसान को असर पड़ेगा। वो आइसोलेटेड एरियाज है। तो और भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, फैटिक, थकना, मोरल घट जाएगा, हेल्पलेसनेस वाला सेंस फील होगा, है ना। क्योंकि आदमी को आदमी चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो बहुत आइसोलेटेड चीज़ है। तो ये सभी चीज़ प्रॉब्लम है। यानी कि जो दो फंस गए वहाँ पे, वो इस तरह कंडीशन से गुजर रहे होंगे या गुजरेंगे। कंप्लीटेड।